हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम ऑलरेडी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसी में हम आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो जो लेवल है मैनेजमेंट का वो 3 हिस्सों में बटा है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको कभी कभी लोअर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना। पहले हम पढ़ते टॉप मैनेजमेंट। फर्स्ट, टॉप मैनेजमेंट किस चीजों से बना होता है? ठीक है, किन लोगों से कंप्राइजेस होता है टॉप मैनेजमेंट? सी, जब हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये उन लोगों की बात करते हैं जो सबसे ऊंचे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ऊंची श्रेणी होती है उस पे बैठे होते हैं। तो बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके पास सारी पावर होती है, सारी अथॉरिटी होती है एक एंटरप्राइजेस की। ठीक है, या एंटरप्राइजेस कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास वो होती है। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जो कि चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें बाकी डिफरेंट जो फंक्शनल एरियाज के जो मैनेजमेंट और हेड्स और जो मार्केटिंग हेड्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव और जो पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी है, ये टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसको फॉर्मुलेट करता है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट, their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization। तो उनका सबसे बड़ा टास्क होता है कि कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना, जितने भी डिफरेंट लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका, उनके बीच में एक तालमेल बैठाना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करना, यानी एक ओवरऑल गोल सेट करना। इसके अलावा जो टॉप लेवल का जो काम होता है, जो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करना होता है, स्ट्रेटजीज बनाना होता है, और जो बाकी मैनेजर्स होते हैं उनको इवैल्यूएट, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉप मैनेजमेंट लेवल के काम होते हैं। इसके अलावा वो जो ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बनाते हैं जिसको वो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रेटजीज को बनाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। उसके अलावा वो बिजनेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जो बिजनेस काम करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये चीज किस तरीके से, मतलब सोसाइटी को किस तरीके से इफेक्ट करती है, इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा जाए तो ओवरऑल चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत कुछ ऐसा एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से सोसाइटी हार्म होती है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। ठीक है ना। The job of the manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो आपको देखने में बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम होता है। उनका जो काम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और ये बहुत ही लंबे समय तक, बहुत ही लंबे घंटों तक काम किया जाता है, क्योंकि उनको पॉलिसीज बनानी होती है, उनको एक ओवरऑल पॉलिसीज बनानी होती है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट। सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं, वो बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के बनती है। लेकिन अगर हम बाकी 2 लेवल्स की बात करें तो वो अपने अपने एरियाज को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज मिडिल मैनेजमेंट। अब हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जो मिडिल मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली लिंक प्रोवाइड करता है, यानी लिंक सर्व करता है किस किस के बीच में? ये लिंक सर्व करता है लोअर लेवल और टॉप मैनेजमेंट के बीच में। तो मतलब ये एक तरीके से
लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच का एक लिंक है। जो सबऑर्डिनेट्स की जो डिमांड होती है वो टॉप लेवल तक पहुंचाना, और जो टॉप लेवल की जो ऑर्डर्स होते हैं वो लोअर लेवल तक पहुंचाना। तो ये सारा काम होता है लोअर लेवल मिडिल लेवल का। मतलब मिडिल लेवल्स में किस किस तरीके के लोग आते हैं? बेसिकली जो मिडिल लेवल है उसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। इनके अलावा आते हैं सुपीरियर्स। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर के होते हैं उनके सुपीरियर्स आते हैं। जो टॉप मैनेज के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर होते हैं डिवीजन हेड्स, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। मिडिल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उसको लागू करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। उनका ये काम होता है कि उस ऑब्जेक्टिव्स को, उन स्ट्रैटेजीज को वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं, उन प्लान्स को वो कंट्रोल करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो जो एक्टिविटी, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर जो एक्टिविटी करते हैं, चाहे सही कर रहे हैं चाहे गलत, वो उस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर अगर कोई गलती कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मेन टास्क ऑलरेडी बना दिया है कि जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उसको, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, अच्छी तरह लागू करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। और उनको करने के लिए सबसे पहले उनको पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई होती है उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये सुनिश्चित करना होता है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके जो डिपार्टमेंट है, मतलब उनका जो डिपार्टमेंट है वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैनेजर्स है कि नहीं, पर्सनल्स है कि नहीं, कि कहीं शॉर्टेज तो नहीं हो रही है किसी ह्यूमन रिसोर्स की, या कोई कम तो नहीं पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो उनका ये काम होता है कि टाइम पे रेगुलर बेसिस में लोगों को हायर करना। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। जब उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और वी कैन से जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, तो इनका काम क्या होता है मिडिल मैनेजमेंट का, कि वो उनको उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ठीक है। उनको मोटिवेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है उसको अचीव कर सके, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। ना यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की बात करें तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो इनका क्या काम होता है? तो ये जो मिडिल मैनेजमेंट होती है ये कोशिश करती है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक तालमेल बैठाना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत आराम से चल सके, ठीक है। और उनकी साथ ही साथ ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके की एक्टिविटी, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसके भी जिम्मेदार वही होते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो उनकी जवाबदेही हो जाती है। इसके अलावा जो मिडिल मैनेजमेंट है वो मोटिवेट करता है पर्सनल को, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके अंडर, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो हायर प्रोडक्टिविटी दे सकें। कैसे मोटिवेट करता है? उनको रिवॉर्ड देकर वो उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर समझाता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग रूटीन होती है, किस तरीके से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फंक्शन करता है। ये सारे काम होते हैं मिडिल मैनेजमेंट के, ठीक है। इसके अलावा वो उनकी परफॉर्मेंस को स्कोर, मतलब रिवाइज करते, डिपार्टमेंटल मतलब परफॉर्मेंस चेक करते कि सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल सुना है आप ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी लर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल इन योर क्लास 11। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और वी कैन से लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लास्ट जो लेवल होता है वो कहलाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट ना।
लोअर लेवल मैनेजमेंट हायरार्की में सबसे निचले हिस्से में आता है ऑर्गेनाइजेशन के। ये दो लोगों से ये मोस्ट प्रोबेबली फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका काम होता है जो वर्क फोर्स है उनके एफर्ट को चेक करना, ठीक है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, पहले तो इनके पास जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, लोअर लेवल वालों के पास जो अथॉरिटी और जो जिम्मेदारियां होती है वो बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो बनाया है, ठीक है, और जो मिडिल मैनेजमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको चेक करना कि सही चल रहा है कि नहीं, ये सुपरवाइजरी का मानव होता है, और उसको उस पर अमल करना, ठीक है। जितने भी प्लान, जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है उसको मिडिल मैनेज लेवल इम्प्लीमेंट करता है। तो लोअर लेवल का क्या काम होता है, उस पे अमल करना, ठीक है, उसको फॉलो करना। They interact with the actual workforce and pass on instruction on the middle level to the workers. तो ये जो लोअर लेवल होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जो टॉप से मिडल से लोअर में आती है, ये उन इंस्ट्रक्शन को, उन वर्कफोर्स को, उन वर्कर्स को बताते कि इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन। आपको इसी तरीके की इंस्ट्रक्शन से काम करना है, ठीक है। तो ये मिडिल लेवल से जो इंस्ट्रक्शन लोअर में मिलती है, ये लोअर उसी इंस्ट्रक्शन को वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। Through their effort, the quality of output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standard are maintained. तो जितने भी मेहनत ये लोअर लेवल वाले करते हैं, तो इनके इसी मेहनत की वजह से जो क्वालिटी होती है आउटपुट की उसको बरकरार रखा जाता है। वो कोशिश करते हैं जो मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है उसको कम कर सके, और ये इस चीज की भी कोशिश करते हैं कि जो वर्कफोर्स जो काम कर रही है वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंतर्गत काम करें। ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ये लोअर लेवल के पास होते हैं। मिडिल लेवल का काम होता है कि लोअर की डिमांड्स टॉप पे पहुंचाएं और टॉप लेवल के ऑर्डर्स लोअर को पहुंचाएं। टॉप लेवल के जो प्लान्स एंड पॉलिसीज है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और लोअर लेवल के परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो प्रॉपर्ली सुपरवाइज करना, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं। नाउ लास्ट है द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप and the quantity of output depends on the hard work, discipline and loyalty of workers. तो जो क्वालिटीज हैं लोअर लेवल का काम क्या होता है, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उनको प्रॉपरली चेक करना, उनको डिसिप्लिन में लाना, उनकी जो लॉयल्टीज है उसको चेक करना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल है वो भी एक लिंक प्रोवाइड करता है हायर मैनेजमेंट और डायरेक्ट वर्कफोर्स के बीच में, ठीक है। वो कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट डिसीजन और पॉलिसीज को डायरेक्टली वर्कर्स से, मतलब वर्कर्स को बताता है कि किस तरीके की मैनेजमेंट पॉलिसी और कौन कौन से फैसले लिए गए, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये जो वर्कमैन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, मतलब वर्कमैन को क्या काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इनसे एक्चुअली इंटरैक्ट करता है, उनसे जानता है, और फिर यही चीज मिडिल लेवल के जरिए टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। और जो छोटे मोटे काम्स होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 फंक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग। तो पहले पढ़ते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। नाउ प्लानिंग is the function of determining in advance what to be done and who is to done. This implies setting goal in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. तो जो पहला काम होता है, जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट का जो पहला काम होता है वो प्लान करना होता है। प्लान क्या करना होता है कि किस तरीके से काम होगा, ठीक है,
ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर। तो ये डिसाइड करता है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यूज कर सके ताकि हम डिजायर रिजल्ट अपना सकें। तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। इसका काम क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, ठीक है, किस तरीके की प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस कर सकती है उसको प्लान करते हैं। किस तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा उसको प्लान कर सकते हैं। क्या क्या फ्यूचर्स में पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको प्लान किया जाता है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उनको प्लान किया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ प्लान की जाती है ताकि फ्यूचर में जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। अब जब प्लानिंग हो जाती है कि मतलब कैसे करना, क्या करना, किस हिसाब से करना है, ये सब डिसाइडेड हो जाता है, तो अब काम आता है ऑर्गेनाइजिंग का। हमने प्लान कर लिया है, ठीक है, हमने डिसाइड करिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी। अब ये सब करने के बाद अब हमारा काम हो जाता है, अब मैनेजमेंट का काम होता है अब रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अब प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अरेंजिंग वेज एंड मींस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ ए बिजनेस प्लान, तो किस तरीके से बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, अब ये काम होता है, ठीक है। कैसे, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, ये सब डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो ये सारे काम ऑर्गेनाइजिंग में होता है। ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से प्रॉपर्ली उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेट करती है। ऑर्गेनाइजेशन एक रिलेशनशिप सेटअप करती है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि हार्मोनी बनी रहे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है स्टाफिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग हो गई, मतलब सारे रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, ग्रुप जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको सेटअप करती है। अब उसके बाद आता है स्टाफिंग। ना स्टाफिंग की बात करें तो सिंपली स्टेट इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right place and at time to accomplish गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरी सिंपल है। अगर हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में एक ही लाइन कह दी है कि एक सही इंसान को एक सही जॉब के लिए चुनना, ठीक है। अब वो सही इंसान कैसे चुना जाता है, उसकी सही क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि मतलब जॉब क्या है, किस तरीके की जॉब है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, किस तरीके से उस इंसान को सही पोजीशन दी जाए तो ताकि टाइम कम वेस्ट हो और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अचीव हो सके। तो बेसिकली स्टाफिंग का काम होता है अपॉइंटमेंट करना, हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ये स्टाफिंग का काम होता है। आपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, अब आपका काम क्या होता है, अब आपका काम होता है ह्यूमन रिसोर्स सेट करना। आपके पास प्लान है कि कैसे करना है, आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आपने सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, कौन से, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कितनी अथॉरिटी दी जानी चाहिए, क्या जवाब दे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपने सब डिसाइड कर लिया ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद आता है, अब ये सब डिसाइड हो गया, अब बात आता है कि ह्यूमन स्टाफ, अब ये किस पे किया जाएगा, तो आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टाफिंग का काम ये होता है कि वो इंसानों को हायर करता है, ठीक है। बेसिकली स्टाफिंग क्या होता है, मैन पावर रिक्वायर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। हमें मैन पावर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपना बिजनेस प्लान चला सके, ठीक है। तो ये स्टाफिंग का काम होता है। अब इसमें क्या होता है, स्टाफिंग में क्या होता है, उसको रिक्रूट करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको अप्रेजल देना पड़ता है, उसको उसकी रेम्युनरेशन डिसाइड करनी पड़ती है और उसकी पोस्ट डिसाइड करनी होती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये स्टाफिंग का काम होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग के दो फंक्शंस होते हैं। अगर हम स्टाफिंग की बात करें
तो स्टाफिंग में भी दो फंक्शन होते हैं जो कि आप बहुत बाद में पढ़ेंगे। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ह्यूमन को किस तरीके से एलोकेट करना, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की उसको ट्रेनिंग्स ये सब देकर उनकी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये काम होते हैं स्टाफिंग के। अब स्टाफिंग हो गई, अब हमने लोग हायर कर लिए। अब उसके बाद क्या, जब हम लोग हायर कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है डायरेक्टिंग। लोग हायर हो गए, अब वो हायर होकर सिंपली ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बैठेंगे नहीं। ठीक है, अब उनको हमको क्या करना पड़ेगा, अब उनको हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको दिशा दिखानी पड़ेगी क्या करना चाहिए। तो बेसिकली डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम। तो डायरेक्टिंग ज्यादातर जो पीपल होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि जो टास्क उनको दिए गए हैं वो बहुत ही निपुणता से उसको अचीव कर सके। This required establishing an atmosphere that encourage employees to do their best. Motivation and leadership are two key components of direction. तो ये जो मैनेजमेंट है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को, मतलब काम करने वाले लोगों को ऐसा एम्प्लॉयमेंट अपना ऑलमोस्ट अपना बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको जल्द से जल्द अचीव कर सके। अब इन सब चीजों के लिए डायरेक्टिंग में दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक होता है मोटिवेशन। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो वो बहुत खुश होकर काम करता है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना हो, ठीक है, अगर किसी से कोई काम करवाना तो उनकी बहुत तारीफ करो, उनकी अच्छी अच्छी बातें बनाओ, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है कि कर पाओगे, ऐसा कर सकते, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो इस तरीके से अचीव कर लोगे। तो सेम यही काम होता है डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में भी काम होता है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है। और लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए एक प्रॉपर लीडर की जरूरत होती है। आप डिक्टेटरशिप या ऑर्डर थोप के नहीं करवा सकते ना। तो दैट इज वाई तो जो डायरेक्टिंग के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो होती है मोटिवेशन और लीडरशिप। ठीक है ना, directing is the responsibility of management at all level. They have to work as leaders of their subordinates. जो डायरेक्टिंग होती है वो हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे होती है। यहाँ पे जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक प्रॉपर लीडरशिप के तरह गाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो उनको अपने सबॉर्डिनेट के लिए एक बहुत ही अच्छा लीडर साबित करने की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आपने स्टाफ आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, लोग भी हायर कर लिए, उसके बाद उनको डायरेक्शंस भी दे दिए कि क्या क्या करना, उनको मोटिवेट भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग काम करने लगे। अब उसके बाद क्या, अब आप ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो होती है अब इन सब चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग बेसिकली चेक करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है। ये कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। The task of controlling involve establishing standard of performance, measuring current performance, comparing this with established standard and taking corrective measures where any deviation is found. तो जो बेसिकली जो कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो ज्यादातर होता है एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद उसी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से जो करंट परफॉर्मेंस है उसको चेक करना। ठीक, अब जब उसको चेक करते हैं तो उसमें कुछ अगर गलतियां होती हैं या मीट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड से तो कई तरीके के करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं कि अगर कहीं वहां पे उन्हें दिक्कतें फाउंड हुई, दिक्कतें परेशानियां दिखी तो वो कई तरीके से मेजर लेते हैं। तो कंट्रोलिंग का ये काम होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना ये काम होता है कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग है जो 3 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व करती है। एक है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करना, दूसरा है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको मेजर करना, इंटरप्रेट करना उसके रिजल्ट को, तीसरा है अगर जरूरत पड़े तो करेक्टिव मेजर्स ले लेना। ठीक है, तो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी इस जो एक्सरसाइज को उसको बड़े इफेक्टिव तौर पे
यूज करते हैं ताकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इज क्लोजली लिंक्ड विथ प्लानिंग एंड अदर मैनेजरियल फंक्शन। देखा जाए तो कंट्रोलिंग बहुत ही डायरेक्टली और वी कैन से बहुत ही क्लोजली प्लानिंग और बाकी मैनेजिंग फंक्शन से लिंक करता है। ठीक है, अगेन जब कंट्रोलिंग खत्म होती है तो फिर आ जाती प्लानिंग। आपने कंट्रोलिंग कर लिया, फिर उसके बाद आपको फिर प्लान करना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें में प्रॉब्लम आ गई, तो आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। आप करेक्टिव मेजर्स तो ले लिए, पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे दिक्कत हुई, तो आप फिर उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए फिर आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हायर करते हैं। तो ये जो पूरे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, नाउ बाकी जो बची का क्लास है, आई एम गोइंग टू सी यू इन next video. Have a good day, have a nice day. Please do subscribe my channel, do like my channel. See you.